Good afternoon, everyone. इस इन-हाउस ट्रेनिंग के 7वें सत्र के प्रथम दिवस में आप सभी आचार्य बंधु को स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं ट्रेनिंग का आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, इसके कई कारण हैं। आप सब जानते हैं जब पानी रुक जाता है तो सरने लगता है, जब हमारी विद्युता स्थिर हो जाती है वो गंभीर हो जाता है, जब गाड़ी रुक जाती है वो ठेला गाड़ी बन जाता है, जब चलती है तो उसको रेलगाड़ी कहते हैं। क्या कारण है, इससे लोकोक्तियां क्यों आती है, इसके कई कारण बन सकते हैं। बंद कर दीजिए, हम बंद कर हाँ बस। जब हम लोग पढ़ते थे उसमें प्रश्न आता था, लोग पूछते थे सबसे शुद्ध जल क्या है, हम सब बताते थे वर्षा का जल शुद्ध होता है। फिर बाद में हुआ झरना का जल शुद्ध होता है, लेकिन अब कोई जल शुद्ध नहीं रह गया है, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, ओशियन हो, जो भी देखते हो, ये सब के सब क्या है, पोल्यूटेड। क्या कारण है, ट्रेनिंग में इन्हीं सबको एक्टिव करने के लिए, हमें खुद से रिएक्टिव करने के लिए हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। आखिर ट्रेनिंग का आवश्यकता क्यों की? साइंस एक ऐसा विषय है जो प्रतिफल होने वाले घटना को हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसका व्यवहारिक रूप से अनुमोदन करते हैं, ये साइंस है। अब मुझे ये जानना है कि ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में हम सब भाग क्यों लेते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने कहा भी कुछ पहले कहा था, यदि हमारे में विद्युता भरी है, यदि ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो गंभीर हो जाता है। यह तब तक गंभीर रहता है जब तक इसको यूटिलाइज नहीं करते, ये नए रूप धारण कर लेता है। जैसे जब वर्षा होती है, पर्वत पठारों पर यह पानी गिरता है, वहां से गिरते हुए उधर कॉर्नर ऊपर कॉर्नर। हाँ, जब ये वर्षा के जल पहाड़ होती है, नदियों में आती है और स्वच्छ होता है, उस जल का प्रयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं, बाथिंग रूप में करते हैं या वॉशिंग रूप में करते हैं। वही जब चलते हुए नदी में आता है तब तक उसको हम शुद्ध मानते हैं। जब वो पानी स्थिर हो जाता है वो पोखरा बन जाता है, वो पॉल्यूट होना शुरू हो जाता है। अब आता है पॉल्यूट होना शुरू हो जाता है। ये पॉल्यूट सब आया कहां से, हम सब बच्चों को बताते हैं पॉल्यूशन यानी undesirable substance it can mix into the environment, it is not fit for living beings, this is known as pollution। जब undesirable substance जिसको हम अनवांटेड सब्सटेंस कहते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वह हमारे एनवायरनमेंट में जब मिल जाता है हमारे लिए पॉल्यूशन बन जाता है। जब यही पोल्यूटेंट या बैक्टीरिया हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है या अन्य कोई अनवांटेड मैटेरियल हो सकता है, जब वाटर मिल जाता है वाटर पोल्यूट हो जाता है। ये पोल्यूशन कई पोल्यूशन को जन्म देता है। जब ये पोल्यूट वाटर इवेपोरेट होता है, रेन वाटर बनती है, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जिसको आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब रेन वाटर मिलता है, बन जाता है एसिड रेन बन जाता है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, ये अम्लीय वर्षा नॉट फिट फॉर लिविंग बीइंग्स, इट इज आल्सो नॉट फिट फॉर नॉन लिविंग बीइंग्स। क्यों? आप सुनते हो ना मार्बल कैंसर, ये मार्बल कैंसर क्या होता है? हम जो घर को व्हाइट वॉश करते हैं, अगले साल वह
डिस्कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू एसिड। कारण क्या है? ये बनती कैसे है? हम सब फ्यूल स्वरूप में कोल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, बट डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, मोबिल हो सकता है, या पोल्यूशन वायु हो सकता है। इस सब में इम्प्योरिटी के रूप में नाइट्रोजन मिला होता है, सल्फर मिला होता है और सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होते हैं। एक कार्बन जल के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन जल के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, सल्फर जलता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। यानी ये गैस हो गई, ये हार्मफुल गैस हो गई। जब ये हार्मफुल गैसें जब रेन वाटर मिलती हैं, जब रेन वाटर वेपर से बनता है, काफी प्योर होता है। जितनी भी इम्प्योरिटी होती है सब छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। लेकिन जब ये रेन वाटर मिल जाता है तो एसिड रेन बन जाता है, वो हमारे मार्बल को खाना शुरू कर देता है, यानी मार्बल को नष्ट कर देता है। उसका कलर येलोइश कलर हो जाता है, जिससे हम लोग मार्बल कैंसर कहते हैं। यही प्रक्रिया पर देखती हैं जो ग्रीन प्लांट होता है उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। कारण क्या है? पत्तियां पीली क्यों पड़ती है? हम सब जानते हैं, हम सब स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं। ये पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं जिसको ऑटोट्रॉफी कहते हैं। स्वयं भोजन तैयार कर लेता है। कारण क्या है? उसके पास क्लोरोफिल है, जहां स्थित होता है वहीं उसे वाटर मिल जाता है। मिट्टी से जितनी भी उसकी आवश्यकता होता है वह मिल जाता है और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है और 20-35 डिग्री सेल्सियस पर वह फूल बनाना शुरू कर देता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो रेट का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? वो स्टोमाटा बंद होने लगता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसका कारण क्या है? पॉल्यूशन। कहने का अर्थ होता है ये ट्रेनिंग उसी प्रकार से होता है। हम सब स्कॉलर, हमारे में विचार भरी हुई है, हम एक्टिव कैसे करें इसके लिए ट्रेनिंग कई व्यवस्था बनाती है। तो केंद्र सरकार ने इस सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से हम सबको फिर से रिएक्टिव करने के लिए ट्रेनिंग की 2 व्यवस्था की है। एक को हम लोग कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, दूसरा कहते हैं हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है उसके लिए कुछ रिसोर्स पर्सन बनाए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग विषय दी जाती है। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर मुझे समय दिया जाता है, उस समय पर हम जुड़ते हैं, फिर ट्रेनिंग भाग लेते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए पूरे भारत में 17 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए। वह केंद्र है आपका अजमेर, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली ईस्ट, गुवाहाटी, काकिंडा, पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली वेस्ट और नोएडा। इन सब से ट्रेनिंग व्यवस्था की गई है। ये ट्रेनिंग शुरू में जाइए, अभी आपका इंट्रोडक्शन ही कहाँ रहा है, इसी में इंट्रोडक्शन। अभी ये ट्रेनिंग हम जो ऑनलाइन करते हैं इसलिए अलग रिसोर्स पर्सन बनाए जाते हैं। वे रिसोर्स पर्सन का फंक्शन एक ही होता है, हमारे टीचिंग व्यवस्था को इजी करना, हमारे टीचिंग व्यवस्था को आनंदमय बनाना, ताकि बच्चे हमारी बात को समझ सके, हमारे अनुभव को शेयर कर सके। और दूसरा आता है इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग के लिए भी रिसोर्स पर्सन बनाए जाते हैं। आज का इन हाउस ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन मैं हेमकांत झा, जो मेरा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजी इन साइंस, अर्थात विज्ञान शिक्षण की रणनीतियां हम कैसे बनाते हैं रणनीतियां। इसके लिए हमने 17 पॉइंट इंडिकेट किया है। उसमें आता है
स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, डिस्कशन मेथड, एनालिसिस मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, प्लेवे मेथड, जिसको किंडरगार्टन मेथड भी कहते हैं, डार्टन प्रोसेस, रेस्ट्रिक्ट मेथड, जिसको सर्चिंग मेथड कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले मेथड, इंडक्टिव मेथड, जिसे हम आकलन विधि भी कहते हैं, डिडक्टिव मेथड, जिसे निगमन विधि भी कहते हैं, सिंथेसिस मेथड, और लास्ट में आता है डिजिटल प्रोसेस, जो हमारी भारत डिजिटल प्रोसेस से आगे चल रही है। फर्स्ट आता है स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। इसमें हमारे टीचर्स, मैं तो खुद एक टीचर हूं, बच्चे को पढ़ाने के लिए एक वातावरण तैयार करते हैं ताकि बच्चे हमारी बात को सुन सके, बट बच्चे एनर्जेटिक हो सके। बच्चे कई क्लास करके हमारी क्लास में आते हैं, जिस प्रकार हम थक जाते हैं बच्चे भी थक जाते हैं। वो मेंटली हो सकता है और फिजिकली हो सकता है। तो बच्चे को फिर से एक्टिव करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए हम एक पूरी बच्चे को बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक टीचर है, इतने सारे बच्चे बैठे हुए उन्हें कहानी सुना रहे हैं। वह कहानी 4 मिनट त्रिशूल से हो सकता है, भीम द्वारा हाथी कुछ पकड़कर आसमान में उठेगा, आज तक नहीं लौटा, उस कहानी से रिलेटेड हो सकता है, अथवा न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स से हो सकता है। अब कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं जो बच्चे उसको सुने, और ऐसी कहानी हो जो बच्चे उसके लिए कुछ काम करे। उसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में आता है, एक फ्रांसीसी नागरिक था, आप सब जानते हैं फ्रांस में हमारे इतिहास वाले भैया लोग बैठे हुए हैं, कई क्रांतियां हुई। उसमें एक आता है जो फ्रांस लोगों को जगाने का काम किया था, और उसकी शिकायत वहां से राजा से कर दिया। राजा का नाम था लुईस कोलमा, और राजा ने उसे ऐसी सजा देना चाहता था ताकि उसे देखकर अन्य लोग भी इसे भाग न ले। उसे फ्रांस के सबसे ऊंची टावर पर उसे लटका दिया गया, वहां रख दिया गया हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और उस वो टावर इतनी ऊंची थी अगर वो गिरता तो शरीर के सारे पार्ट अलग अलग हो जाता, और उसी पर एक रस्सी के माध्यम से भोजन भी मिलता था, पानी की व्यवस्था थी। अगर पानी गिर जाता था उन्हें पानी नहीं मिलता था। वो तंग आ गया, इतनी तंग आ गया कि जीवन से वह उदासीन हो गया, और वह कहा मर जाना बेहतर है। लेकिन जीवन त्यागना इतना आसान नहीं होता है। शाम के समय था, वो एक कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ था, कंबल हवा में घुस गया, उसे इतना हल्का प्रतीत हुआ, उसे लगा कि मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं कुछ उड़ूंगा, उड़ जाऊंगा, अब मुझे कुछ नहीं होगा, उसे ऐसा लगा। और दूसरे दिन वह उस टावर से नीचे छलांग लगा ही दिया, और वह कहा जाता है उस टावर से 50 मीटर दूर गिरा और एक बाएं पैर का मुट्ठा टूट गया। परिणाम क्या हुआ? आगे चलकर पैराशूट का आविष्कार हो गया। यह कथा बताता है बच्चों, ऐसे काम करो जो किसी इन्वेंशन का कारण बन जाए। ऐसे काम न हो कि इन्वेंशन से हम दूर होते जाए। उसी प्रकार आप सब आर्किमिडीज का नाम सुने होंगे। आर्किमिडीज एक दार्शनिक का फिलोसफर था। जब आर्किमिडीज से वहां का यूनान का राजा ने कहा, एक वस्तु दिया इस सोना के बराबर, बिना तौले, बिना उसको वेट लिए, इसका वेट बताना था, सोना टुकड़ा था। आदमी ने कहा बिना तौले इसका वेट कैसे बताया जा सकता है? तो राजा ने कहा अगर नहीं बताओ तो फांस हो जाएगी। तो बच्चों आप जानते हो वो भी उदासीन होने लगा। घर आया और वह उदास होकर बैठा हुआ था। उसकी बेटी ने पूछा पिताजी क्या बात है? क्या बताओ, एक ऐसा प्रश्न राजा ने किया है, बिना तौले उसको वजन बता देना कैसे हो सकता है? कहा, बेटी ने कहा तो क्या कीजिएगा? और फांसी के डर से आप खाना पीना छोड़ दीजिएगा तो पहले आपकी फांसी हो गई, तो कुछ कीजिए, कुछ चिंतन कीजिए, पहले स्नान कीजिए। बेटी ने तब में पानी भरने लगा, एक मग दिया, स्नान करने गया। जब उस मग को पानी में उस बाल्टी में डुबाया, पानी गिरने लगा। जब पानी गिरने लगा तो उछल गया,
पूरे का प्रयोग उन्होंने किया था। मैंने पा लिया। यानी आप तो जानते हैं अणुविक मिश्रण में क्या होता है, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव या गैस में पूर्णतः अंश डुबा के उसके भार में आभासी कमी आती है जो वह वस्तु के भार के बराबर होता है और आगे चल वह अणुविक मिश्रण बन गया। यानी हमारा एक कहानी, एक कथा व्यक्ति की जीवन दिशा को बदल देता है। और आज आप किसी मैथ में हो या साइंस में हो या फिजिक्स में हो, ये फिजिक्स में तो ये मेरी सबमेरिन उसी के द्वारा चलती है, जहां उसी द्वारा चलता है, नाम की वही अणुविक मिश्रण पर ही लागू होता है। इसके बाद आता है डिजिटल प्रोसेस। एक डिजिटल प्रोसेस ये क्या होता है, डिजिटल का अर्थ क्या होता है? हमारी सरकार, मोदी सरकार कहती है डिजिटल इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, हम सब कंप्यूटर पर आश्रित हो गए और सब कंप्यूटर के माध्यम से होता है, वीडियो के माध्यम से होता है। आजकल पढ़ाई तो वीडियो के माध्यम से होता है। हमारी सरकार ने और कल टिंकरिंग एक लैब का स्थापना किया है, जो विद्यालय डेवलप है उस विद्यालय में किया है, मेरे विद्यालय में है। सरस्वती विद्या मंदिर 10 नंबर छपरा में भी है। इसमें सारे कुछ रखा हुआ है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे अपने दिमाग से उस ऑपरेटर्स को निकालते हैं, कोई रोबोट बना लेते हैं, कोई एरोप्लेन बना लेता है, कोई ऐसी वस्तु का निर्माण कर देता है जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते ड्यू टू डिजिटल प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ऐसी वस्तु का निर्माण करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। इसमें न कोई कॉपी कलम की आवश्यकता होती है, न टीचर्स की आवश्यकता होती है, बच्चे स्वतः निर्माण कर लेता है, डिजिटल प्रोसेस। इसके बाद आता है लेक्चर मेथड। ये लेक्चर मेथड क्या होता है, ये ज्यादातर आर्ट में चलता है। आर्ट टीचर्स खड़े हो जाते हैं, हमारे विद्यालय में पाठक भैया है, खड़े हो जाते हैं, खूब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लेक्चर आप लेक्चर दे रहे हैं भैया, लेक्चर सांस पे लेक्चर होता है, चौक नहीं हो, दर्शन नहीं हो, दैट इज लेक्चर प्रोसेस। हम बताते हैं बच्चों को, देखो ये एटम क्या है, वो छोटा सा कण है। आप जानते हो बच्चों एटम का फादर कौन है? बच्चे पर हंसते कहता है डाल्टन। नहीं, डाल्टन पहले भी था। कौन था? भारतीय फिलोसोफर था, उसका नाम था मर्सी कनाड। एक्चुअली फादर वही होना चाहिए, डाल्टन को होना चाहिए। क्या है? मर्सी कनाड, लेकिन हो गया कौन? डाल्टन हो। क्या कारण है? वह हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारी पहचान। जिस समय आप ये मर्सी कनाड ने एटम बारे में बताया था, उस समय हमारी भाषा पूरे विश्व नहीं फैला हुआ, हम अलग थलग पड़े हुए थे। मर्सी कनाड ने बड़े ही रोचक ढंग से एटम को परिभाषित किया। उन्होंने सोने के ईंट के लिया, अब थॉट गया डिवाइड थॉट अगेन एंड अगेन एंड लास्ट इट कैन नॉट बी थॉट अगेन एंड अगेन दिस लास्ट पार्टिकल उन्होंने द एटम। उन्होंने कहा यदि किसी पार्टिकल को तोड़ते जाओ लास्ट पार्टिकल मिलता है, नहीं तोड़ पाते, दैट इज एटम। वही एटम होता है। एक्चुअली वही एटम परिभाषा भी होता है। लेकिन आगे चलकर डाल्टन ने बताया एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते, जो मर्सी कनाड ने कहा था। लेकिन फादर उपाधि किसने लिया? ये डाल्टन ने लिया। इसी प्रकार हम लेक्चर देते जाते हैं, एटम क्या है, एटम कितने पार्टिकल से बना है। अब तो ये भी आ गया, एटम को तोड़ दिया गया है। उसका नाम क्या है? सब एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतने छोटे होते हैं they cannot be seen our naked eye, but it can be seen with the help of microscope, electron microscope। अब नए इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हो गया, इसके द्वारा हम इसको देखते हैं। अब तो एटम, अब तो इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया गया है। इसके मापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ गया। इतनी छोटी होती तो रेडियस भी हम निकाल लेते हैं। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे विद्यालय में, टीचर कहते थे एक धागे की मोटाई निकालनी है। मोटाई कैसे निकालोगे? तो हम लोग करते थे, धागे को लेते थे, उसको पेंसिल 20 बार लपेट देते थे और उसको स्केल पर मापते थे। यदि 20 बार लपेटे तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 20 से डिवाइड करते थे, 0.05 सेंटीमीटर निकल जाता था। अब तो केस का जो बाल आप देखते हो ना, इस बाल को 3 बार चीर दिया, इतने छोटा कर दिया है। नाम क्या पढ़ना? पर नैनो साइंस नाम पड़ गया। इस मापने वाले यूनिट का नाम क्या हो गया? एक्सट्रीम नैनोमीटर, और बहुत सारे नाम दिया गया है। यानी लेक्चर द्वारा बताना, दैट इज द फिलॉसफी। हम बताते हैं, ये फिलॉसफी हुआ।
फिलोसफर हुआ। तो क्या मर्सी कर्नाड ने नहीं कहा था, मर्सी कर्नाड को साइंटिस्ट क्यों नहीं कहते, वो फिलोसफर है, वो तर्क दिया, लेकिन डाल्टन ने प्रूफ कर दिया, सो डाल्टन इज फादर ऑफ एटम। ये लेक्चर प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, डेमोन्स्ट्रेट करना। अब आता है इस डेमोन्स्ट्रेशन से दो बातें याद आ गई। टीचिंग की दो प्रोसेस आती है, एक को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक प्रोसेस, दूसरा आता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दो बातें, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक अर्थ होता है, इसको कहते हैं टीचर सेंटर प्रोसेस, टीचर की मेन भूमिका होती है। और एक आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेटिक अर्थ होता है चाइल्ड टीचिंग प्रोसेस। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो टीचर टीचिंग प्रोसेस, टीचर की मेन भूमिका होती है। बच्चे को ख्याल नहीं कहते बच्चे क्या चाहते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ाते जा रहे बच्चे जैसे मेरे भैया उखाड़ते रहते, झपकी मारते हैं। दैट इज ऑटोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें कोई ख्याल नहीं वो क्या चाहते हैं। वह एसएसटी वाले हैं, ज्योग्राफी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, कोई मतलब नहीं, टीचर भाषण देते जा रहे हैं। दैट इज ऑटोक्रेटिक प्रोसेस। हम ये हमारे साइंस में चलती है कि उसे लैब बच्चों को ले जाते हैं, कारण नहीं है, हमें डर भी लगता है, ऐसी है ना, एक बच्चों को दिन भर पड़ेगा जल जाएगा, कुछ ऐसे वस्तु में बन जाए, बच्चे अंधा हो जाए। मुझे याद है जब उसी विद्यालय में लैब करा रहा था, 2014 की घटना है। एक बच्ची थी, उसका साइंस का प्रॉब्लम का नाम है, बाकी तेरी घटना है, और उसे इलाज चल रहा था। मैं लैब में ले गया और उसको मेरी आदत है बच्चों को कुछ देते रहते हैं। मैं कहा इसको सुनो, इसके स्मेल बताओ कैसा है। मैंने कहा हल्का लेना स्मेल, पूरा मत लेना, इतना जोर से स्मेल लिया कि वहीं बेहोश हो गई। लगा कि बच्ची वो मर गई और हमारे प्राचार्य इतनी बेचैन हो गए, इस सोफे तो मुझे मिल गया, तो उठा पटा के लोग ले गए। जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा इसका स्थायी इलाज हो गया। अब साइंस तो खत्म हो गया, इसका क्यों खत्म हो गया, क्या पड़ गया उसको, उस फोजन क्लोराइड कहते हैं बन चुका था वह। जब वो गाड़ी में पड़ रहा है कौन किए, ये गुरु जी का बहुत बड़ा हम पर मेहरबानी हुआ कि बच्ची का ठीक हो गया। जब डॉक्टर ने कहा कभी ठीक नहीं होगा, साइंस ठीक हो गया। तो कहा इसी उद्देश्य के चलते हम लोग बच्चों को फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कॉलेज में आप जाओगे तो वहां एक डेमोन्स्ट्रेटर होता है जो लैब कराता है, बच्चे देखते हैं, और वही विद्यालय में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस मैं बताता हूँ, यह क्या है, ऊपर नहीं आ सकता है, क्या नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता है। जिस ऑक्सीजन गैस बनाना है, जिसमें इसमें देखा हूँ ऑक्सीजन गैस बन रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KClO3। लैब में ले आते हैं, उसके एक टेस्ट में रखकर गर्म करते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो धीरे धीरे होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट जिसको कहते हैं उत्प्रेरक। एक कैटलिस्ट क्या होता है, एक बड़ा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है अथवा घटा देता है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे कैटलिस्ट क्या डालते हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं, जो डालते हैं और गर्म करके तो तेज हो जाता है, बनता क्या है, ऑक्सीजन गैस बनता है। बच्चे केवल देखते रहते हैं, सारे काम मैं ही करता हूं, बच्चे दर्शक उसको देखते रहते हैं, बच्चे करके नहीं देखता है। इसको कहते हैं हम लोग ऑटोक्रेटिक प्रोसेस, टीचर टीचिंग मेथड। इसमें टीचर का मेन भूमिका होता है, बच्चे की इसमें भूमिका नहीं होती है, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग ओल्ड प्रोसेस में लाती हैं। लेकिन अभी का जो समय है, इन्वायरमेंटल जो प्रदूषण हो गया है, डर हो गया है, टीचर को कुछ बन जाता है, कभी केमिस्ट्री में कुछ नई चीज बन जाता है, तो हम लोग उसको अपने से करके दिखाते हैं, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस। एक आता है ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल जो ट्यूशन से बना है, ट्यूटोरियल ये क्या होता है, हम लोग क्लास में जाते हैं, हम सब जाते हैं, बच्चे को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। उस कैटेगरी का नाम होता है भैया ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और लेबोरियस इंटेलिजेंट, लेकिन लेबोरियस इंटेलिजेंट, एक कैटेगरी बांटते हैं। यानी बच्चों को हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे गुरुजी एक बार बताते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, कहते हैं बच्चे बता, पूरी मैं बताऊं डैडी का ब्रिलियंट। एक बच्चे होते हैं, एक बार कहें इसको याद हो जाता है, समझ आता है, इंटेलिजेंट। एक बच्चे को 2-3 बार प्रयास करने पर उसे भी समझ में आ जाता है, उसको लिबोरियस कहते हैं। एक बच्चे को प्रयास करने पर भी नहीं समझ पाता है तो कहते हैं घर पर जाकर समझना। ये होता है लिबोरियस लेडी इंटेलिजेंट। ट्यूटोरियल में क्या होता है, बच्चे को ग्रुप बना देते, वो 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, उसी लोग टीचर्स को भी रखते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो फास्ट पढ़ाते हैं, जैसे मैं बड़े फास्ट पढ़ाता हूँ, बच्चे कई नाम दे देते हैं, कहते हैं राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस कर देता है, फिर गाड़ी चलती रहती है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उसके लिए अच्छा होता है। इसमें क्या करते हैं, ग्रुप बन जाती है, वो ग्रुप 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, उसके इंटेलिजेंसी के आधार पर उसी पर टीचर को बांटते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, मेंटली बच्चे स्ट्रांग होते हैं। इसको कहते हैं ट्यूटोरियल प्रोसेस। इस प्रोसेस के माध्यम से बच्चे को अपना भी कुछ करने का मौका मिलता है, टीचर को फ्रेंड समझ लेता है और अपनी बात बताते रहता है, टीचर उसको सोल्व करते रहता है। इसको कहते हैं ट्यूटोरियल प्रोसेस। यह एक प्रकार का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आता है। डेमोक्रेटिक यानी चाइल्ड प्रोसेस, इससे बच्चे की मेन भूमिका में आता है, टीचर सेकेंडरी में हो जाता है। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। एक भी आता है डिस्कशन मेथड, सबसे उत्तम प्रोसेस है डिस्कशन मेथड। बच्चे ग्रुप बना दीजिए, एक टॉपिक डाल दीजिए, जैसे फोटोसिंथेसिस। मेरे विद्यालय में अनिल होती है, वो तो सब बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उन्हीं के विषय में मैं आपको बताता हूँ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है और ये आपको तुरंत नहीं बताते हैं, तो हम बच्चों को डाल देते हैं। बच्चे फोटोसिंथेसिस करके कई बच्चे ग्रुप बना देते हैं, डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके रॉ मेटेरियल्स क्या होता है, इसके बारे में बच्चे आपस में तर्क करना शुरू कर देता है। जब तर्क करने लगता है, कोई नई बात आती है पर टीचर उसमें भाग ले लेता है, डिस्कशन प्रोसेस होता है। अब आगे फोटोसिंथेसिस मैंने कहा, ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, बच्चे बताते हैं गुरुजी पौधे जो भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश में, क्या यही फोटोसिंथेसिस होता है? कहा यही हो सकता है, ये भी होता है। फोटो तो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, मेकिंग फूड। लाइट के द्वारा भोजन को तैयार कर लेना ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब आता है लाइट कैसा होना चाहिए, क्या बल्ब जला देने पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आता है लाइट भी कैसी हो, हम सब जानते हैं इस सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। सनलाइट केवल हम लोग पढ़े हैं, ये 7 कलर्स होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बैगनी, आप पीला, इंग्लिश में कहते हैं विबजियो कहते हैं। इस 7 रंग है, सारे के सारे रंग फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, केवल 3 कलर फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। वो क्या होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है और एक आता है ऑरेंज होता है, ये हेल्प करता है। ये रेड कलर में बात आ गई, रेड ही क्यों हेल्प करता है, रेड कलर की इंटेंसिटी अधिक होती है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में जो टमाटर फूलेगा, फूलेगा तापमान चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से मिलती है, रेड कलर से मिलता है। बच्चे डिस्कस कर रहे हैं रेड कलर, बच्चे तुरंत प्रश्न कर लेता है, हाँ जी सुबह में जो हम लोग टहलते हैं ना, सूर्य का प्रकाश निकलती है, रेड कलर पर इंपॉर्टेंट होता है। सर यही कारण है कि रेड कलर में हम लोग टहलते हैं। एक कहता है शाम में रेड कलर निकलता है, तो बच्चे बताते हैं हाँ जी शाम में भी रेड कलर का निकलना, सुबह में रेड कलर का निकलना, क्यों निकलना, ये अलग बात आती है। फोटोसिंथेसिस क्यों आवश्यक है, मैंने कहा रेड कलर इंटेंसिटी अधिक होती है, इस टमाटर खुल जाता है और रेड फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। फिर रात में क्यों नहीं निकलता, रात में निकल सकता है। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए एक टेंपरेचर चाहिए, फिक्स होता है। क्या भाई साहब, 20 to 41 डिग्री सेल्सियस होता है, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस पर ये टमाटर होती है। अब आता है ये रेड कलर का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, बच्चे डिस्कशन से निकाल देता है। हम सब देखते हैं अपने समाज में, बच्चे जन्म लेता है, मां के लगा देती है, धूप में सुखाती है। क्यों सुखा देती है,
क्या कारण है? डिस्कशन से निकलता है। डिस्कशन क्या है? बहुत सुंदर प्रोसेस है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बहुत अच्छा प्रोसेस है। और वह रेड कलर जो होता है, उस रेड कलर से कैल्शियम का निर्माण होता है, उसी में विटामिन डी होती है। सारे कलर विटामिन डी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम धूप में बैठे रहे विटामिन डी मुझे मिलता है। नो नो, इससे आपको हानि होती है, रिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। यह रेड कलर से विटामिन डी बनता है, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वह रेड कलर कहां से निकला? डिस्कशन से निकला। डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे इसमें कई पत्ते का अंतर दिखाया गया है, माइक्रोबियम के विधि दिखाया गया है, सब इंपॉर्टेंस है। विज्ञान बताते हैं प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे लायक नहीं, सब कुछ मेरे लिए बनाया गया है, सब कुछ मेरे लिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो जिसका उपयोग मेरे लिए नहीं, सबका उपयोग है। अब आगे फिर चलो भैया, एक आता है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस संश्लेषण करना, एक एक को तोड़ देना। जैसे मेरे केमिस्ट्री में आता है फॉर्मेशन ऑफ लैंड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये कहां से आता है? एनालिसिस से आता है। डाटा एंट्री करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ते हैं, क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर देते हैं, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। फिर जोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे जुड़ेगा भैया? वही क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब वाटर में डिजोल्व होता है, जब वाटर से रिएक्शन करता है, क्या हो जाता है? लैम वाटर बना लेता है। यही लैम वाटर फिर इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट कलर। यानी एनालिसिस करना, उसको जोड़ देना ही क्या है? एनालिसिस प्रोसेस होता है। टेक्स्ट बुक मेथड देखो भैया, एक टेक्स्ट बुक मेथड हम टीचर्स के लिए बड़े ही आरामदायक एक बुक है, लेकिन जब ये बनाया गया है बच्चों को ख्याल करके बनाया गया। बहुत सारी एक्टिविटी है जो टीचर करते हैं, कराते हैं, बच्चे भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है। क्या? बच्चे को थक देना, स्वाध्याय करो, हाँ रीडिंग को टेक्स्ट बुक मेथड है। ये रीडिंग की जहां बात आती है तो क्या होगा? ऑटोक्रेटिक मेथड आ गया, टीचर प्रधान हो गया। एक्चुअली टीचर प्रधान ही है। टेक्स्ट बुक में है बच्चों सिलेबस का सारे मैट्रिक्स में रखा जाता है, एक्टिविटी के सारे मैट्रिक्स में रखा जाता है, लेकिन उससे दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, टीचर नहीं है, बच्चे स्वाध्याय करते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। कारण क्यों है? बच्चे पास करना है। इससे क्या होता है? बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, बच्चे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेटिक प्रोसेस, ऑटोक्रेटिक टीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आते हैं भैया डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान क्या होता है? ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है डाल्टन, यह अमेरिका में एक जगह का नाम है। अमेरिका में जगह का नाम था, उस नाम है डाल्टन। जहां एक लेडी है, उसका नाम है हेलेन पॉल हॉर्स। यह महिला सारे से बच्चे का ग्रुप बनाई हुई है। वह बच्चों के एक्टिविटी के आधार पर, बच्चों के इंटेंसिटी के आधार पर सारे प्रोसेस, सारे रिसोर्सेज बच्चों को बांट देते हैं और चुपचाप बैठ जाती है, बच्चे काम करते रहती है। कहा जाता है उससे महिला विद्यालय से प्रति साल 10 से 12 साइंटिस्ट तैयार होते हैं। क्या कारण है? क्यों ऐसा कहा? उन्होंने बच्चों पर छोड़ देता है। बच्चे क्या चाहते हैं? इतने सारे कुछ रखा हुआ है, बच्चे निकालने और कुछ बनाते रहते हैं, महिला चुपचाप देखती रहती है। इससे क्या होता है? बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। यानी पूर्णतः इसको कह सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस कह सकते हैं।
यानी यह एक प्रकार का डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, बच्चे अपने अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। कब? जब बच्चों को वस्तु मिलती है। हम लोग देखते हैं इस विद्यालय में कुछ बच्चे साइंस नहीं पढ़ना चाहते, कुछ बच्चे सिंगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वह चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हम उसे विषय थोप देते हैं। वह विषय एनसीईआरटी बुक से हो सकता है या परीक्षा पास होने के लिए हो सकता है। इससे क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, बच्चे कुंठित हो जाते हैं। लेकिन डॉल्टन एक जगह है अमेरिका का जहां महिला ने बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के आधार पर जो स्कूल खोली हुई है सारी को सुविधा कराई गई है। सरकार भी कराती है, बच्चे पूर्ण बच्चे बनाते हैं, बच्चे कुछ नए बना लेते हैं तो हमारे साइंटिस्ट आते हैं उसको वह ऑब्जर्व देखते हैं और जो बच्चे इसके लायक होते उसको बच्चों को निकाल के फिर अच्छे संस्थान को भेजा जाता है, जिसको कहते हैं डॉल्टन प्लान, दैट इज डॉल्टन प्रोसेस। इसके बाद भैया आता है प्लेवे मेथड। प्लेवे इसको हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन प्रोसेस भी कहते हैं। यह विद्यालय सबसे पहले जर्मनी में खोला गया था। जो किंडरगार्टन प्ले वे मेथड करके जो स्कूल करते थे, प्ले जिसको प्ले स्कूल कहते हैं, यह जर्मनी के लेक्चर उसका नाम था फ्रेडरिच फ्रॉबेल 1837 यानी 1877 में, सॉरी 1837 में विद्यालय खोला। बच्चों को खिलाना है, खिला खिला बच्चों को पढ़ा देना है। पौधा लगाना, बच्चे पौधे को खाद भेज देता है, जब फिर पौधे लगाते तो बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, ये बताते हैं बेटा ये पौधा है, बड़ा होगा, ये पेड़ बनेगा, ये फल देगा, फिर तुम उसे खाओगे। अच्छा बच्चे ये फल कैसा होता है, फिर सब बताते हैं देखो आम के आम का फल कहाँ से मिला, ये पौधा था, बड़ा हुआ, पेड़ बना, आम बना, तुम खा रहे हो। बच्चे उत्सुकता से देखते रहते हैं। बच्चे घर पर जाते हैं अपनी माँ से कहते हैं माँ एक पौधा होता है, उस पौधा का नाम है आम का, वो फिर बड़ा होता है, फिर आम बन जाता है। बच्चों के दिमाग में आ गया है कि किसी बच्चों को सीट को नीचे लगा दे, नए पौधे को लगा दे, नर्सरी से हो सकती है, खुद तैयार करके हो सकता है, बड़ा होगा, फिर क्या बनेगा, पौधा ये वृक्ष तैयार हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़े हुए साइंस में एग्रीकल्चर विकास कैसे हुआ, प्लेवे मेथड से ही हुआ विकास। आज से 10,000 वर्ष पहले जब हमारा लाइफ घूमा कर था, हम घूमते रहते थे, कच्चे फल खाते थे, कच्चे मांस खाते थे, हमारा जीवन घूमा कर हो चुका था। कहा जाता है अपने से और छुपाने के लिए कुछ फल को जमीन के नीचे गाड़ दिया होगा ताकि कोई देखे नहीं, फिर बाद में हम उसे खाएंगे, लेकिन वह बात उसके माथा से उतर गया और वहीं छोड़ दिया और दूर चला गया। हम तो जानते हैं पृथ्वी गोल है, फिर घूमते घूमते वह व्यक्ति पुनः वहां आया होगा, ऐसा कहा जाता है, वहां आया होगा, उसे याद आया होगा मैं यही कुछ पौधा कुछ फल में छुपा दिया, जब वहां देखा नहीं उस पौधा तैयार हो गया, पेड़ हो गया, फिर वही फल वहां पर लगा था। तो कहा सोचा होगा अगर हम किसी फल के सिर को नीचे गाड़ दे, फिर नए फल तैयार हो जाते हैं, नए पेड़ तैयार हो जाते हैं। एग्रीकल्चर का विकास हुआ। एग्रीकल्चर का विकास कैसे हुआ, खेल से हुआ। उसी को कहते हैं प्लेवे मेथड। बच्चों खेल से बच्चों को पढ़ाना, क्लास में हम जाते हैं, बच्चे को खेल चल से सुनाते हैं। जैसे एक काउंटिंग होती है, एक का एक, दो का दो, पढ़ते रहते बच्चे, दोहराते रहते हैं, फिर उल्टा पूरी सिखाते हैं, 96, 98, 97, 96, 95, 94, यानी खेल खेल बच्चों को सुनाते रहते हैं, बच्चे याद कर लेता है। रेंज बच्चों को रखवाते हैं, रेंज का बच्चे नहीं जानते हैं, खेल खेल बच्चे याद कर लेता है और बच्चे अपने आप को तैयार करने लगता है। इसको कहते हैं प्लेवे मेथड। खेल खिलाकर बच्चे को आपस में समझा बुझाकर पढ़ाना, ये प्ले वे मेथड आता है। इसके बाद आता है होलिस्टिक मेथड, इसको कहते हैं सर्चिंग मेथड। सर्च करना, एक टॉपिक को ले लिए, बच्चे सर्च करना शुरू कर देंगे, इसको लोग ग्रुप मेथड भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कई नाम से लेते हैं,
इस प्रोसेस के द्वारा बच्चे पूर्ण रूप से अपने ग्रुप विषय का चुनाव ही करते थे। हम सब देखते हैं विद्यालय में कुछ वर्ग देते हैं, बच्चे उसको काम करते हैं, बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से बच्चे काम करते हैं। मेरे विद्यालय में चलता था, हम लोग गांव भर में घूमते थे, हम लोग गांव भर में जाते थे और बच्चे अन्य लोगों से मिलते थे, उस समस्या को सुनते थे। कोई कहता था मुझे लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, बच्चे अपने ढंग से पढ़ाते थे। अब बच्चे एक दो दिन मुझे नाम लिखना सिखा देता था। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्रोसेस कहते हैं। हम लोग मीनिंग दे देते हैं। कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे को डाउट हो जाता है और बच्चे कहते हैं बोलिए हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं कल बताऊंगा। बच्चे घर पर जाते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, टीचर से जो ट्यूटर होते हैं उनसे पूछते हैं, ये अभी नया आ गया, मैंने कहा था ना आपको डिजिटल प्रोसेस, मोबाइल में चेक करते हैं, तब कहते हैं बोलिए ठीक है था, सब तो किया, सब से तो हो गई। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस आती है साइंटिफिक का बहुत अच्छा प्रोसेस कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद में आता है भैया प्रोजेक्ट मेथड। हमारे पाठक भैया अनिल भैया पर विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हैं, बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, धीरे पीछे नहीं रहते हैं, मित्रवादी झूम कर बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं। अब बच्चे क्या प्रोजेक्ट वर्क का मतलब क्या होता है? ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप मेथड। बच्चे ग्रुप बनाते हैं, बच्चे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे प्रोसेस बनाते हैं। मार्केट से कार्डबोर्ड लेना, ये डिजिटल प्रोसेस का प्रयोग करना, वीडियो का प्रोसेस प्रयोग करना, नेट का प्रयोग करना, बच्चे तैयार करते हैं। बच्चे अपना पूर्ण क्या कह सकते इंडिपेंडेंट रूप से उसको तैयार करते हैं। टीचर की भूमिका नहीं होती है, बीच में टीचर भी प्रयोग उसमें हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड प्रोसेस, एंड दैट इज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से बच्चे आसानी से अपनी उत्सुकता को व्यक्त करते हैं, बच्चे एक्सप्लोर होते जाते हैं। फिर आता है भैया एम ऑफ टीचिंग मेथड। तो ये एम क्या होता है? हम सब पढ़ते थे, मुझे याद है टीचर ने कहा था व्हाट इज योर एम, मैंने कहा आई वांट टू बिकम ए केमिस्ट, मुझे याद है। एम किसका शब्द होता है? जो सब कुछ उस पर कार्य करता है, उस पर लगा रहता है। लिखा हुआ है टू डेवलपमेंट द मेंटल एंड फिजिकल अलोंग विद डिसिप्लिन स्किल्स। टीचर्स का एम क्या होता है? टीचर का एम क्या होता है? बच्चों को विकास करना, मेंटली रूप से तैयार कर देना, ताकि बच्चे समाज को, देश को नई दिशा दे सके, नई राह दिखा सके। टीचिंग का यही सबसे बड़ा एम होता है। एक नई बात आ गई, एक फिर हमने देख लिया, न्यूटन एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ महाभारत वार, फिर एक्सपेरिमेंट बाय द थ्रोइंग ऑफ एलिफेंट्स इन द स्काई। हमारे यहाँ एक प्रथा चलती है हंसना, कथा को सुनकर हंसना, कथा पीछे नहीं जाना और यह कह देना ये काल्पनिक है, कथा चलती रहती है। अगर मैं किसी से कहता हूं हमारे पूर्वज एक भीम थे, उस हाथी को पूंछ पकड़ा और आकाश में फेंका, वो लौट के नहीं आया, बच्चे तर्क करते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा ग्रेविटेशन का थॉट ही लागू नहीं होगा, जो कुछ फेंकते वो नीचे आ जाता है। तो न्यूटन ने भी इस बात को सुना, न्यूटन को भी जज हुआ, भाई भारत में ऐसी काव्य क्यों लिखा गया है? भारत भ्रमण करने के लिए आया और वहां कुछ पंडितों विद्वानों से राय लिया, वो पढ़ा और लैब में गया, लैब में एक वस्तु फेंकना शुरू कर दिया। और न्यूटन देखा 2.47 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका और लौट के नहीं आया। इसके वेलोसिटी विकास में बच्चों को पढ़ाते, इसकी वेलोसिटी क्या होता है, प्लस 2 के बच्चे पढ़ाते हैं, इसकी इसको कहते हैं प्लान वेग। वह वेग जिसे किसी वस्तु को आकाश की ओर फेंका जाए, वो लौट के नहीं आता है, आकाश में रह जाता है, जब देते इसके वेलोसिटी प्लान वेग। किसे मिला? हमारे भीम से मिला, हमारे काव्य से मिला। तो हमारे काव्य में ऐसी कोई वस्तुएं नहीं है
जो काल्पनिक है, सबका मीनिंग है हम नहीं जानते हैं। हमारा क्या कहते हैं, मेंटल, हमारा ज्ञान सीमित है, हम उसको सीमित दायरे में देखते हैं कि काल्पनिक हो, नहीं हुआ, काल्पनिक है, हो गया, वाह ऐसा हो गया, एक्सपेरिमेंटली हो गया, लेकिन साइंटिस्ट एक्चुअली जो कुछ भी हमारे विज्ञान में है ये सब के सब क्या है मेंटली है। यानी ये सब कहाँ इससे मिलता है, प्रशिक्षण। फिर हम आ जाते हैं प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। मैंने कहा अपनी बात को रख देना, अपनी बात को रखना, हमारे बात को बच्चे कितना ग्रहण कर सके इस पर जोर देना, बच्चों को भी पढ़ना। ट्रेनिंग का अर्थ ही होता है फिर से एक्टिव हो जाना, रीएक्टिवेटेड हो जाना, ताकि हम बच्चों को नए वक्त दे सके, बच्चे बड़े आसानी से उसको ग्रहण कर सके। कई बातें आती है जो हमारे टीचर्स को एक्टिव करता है, हमारी सरकार को करता है। कोरोना काल में हम सब इनएक्टिव हो गए थे, इस टीचिंग से हम दूर हो गए थे। हमारी सरकार ने हम टीचर्स को एक्टिव करने के लिए ये योजना तैयार किया। हमारे विद्यालय में हम सब ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते रहे, जुड़ते रहे। कुछ ऐसे भी विद्यालय थे जहां पर टीचर्स टीचिंग से दूर होते गए। हमारी सरकार ने हम टीचर्स को एक्टिव करने के लिए, रिएक्टिवेट करने के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की, उसके लिए मैं सीबीएसई बोर्ड को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आशा है हमारे टीचर से हमारे बात को सुनकर फिर से एक्टिवेटेड हो गए, फिर से मन योग से पढ़ाएंगे और बच्चे हमारे ज्ञान का कुछ भाग शेयर करेंगे, आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।